विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 से 27 वाले विद्यार्थियों के लिए, जी हाँ, अलग अलग विद्यार्थी सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं। पुराने विद्यार्थी भी एग्जाम दे रहे हैं, यानी बहुत पुराने विद्यार्थी, और 2023 से 27 वाले जो न्यू विद्यार्थी हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ये न्यू विद्यार्थियों के लिए ये चैनल है और ये वीडियो है। तो थंबनेल देखकर आपको कभी भी वीडियो में नहीं जाना है कि ये सेमेस्टर 1 का वीडियो है मेरे लिए, नहीं तो फिर बाद में आप हमें ही बोलोगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, परिचय और उपलब्धियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से। 100% ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मौर्य साम्राज्य के जीवन परिचय के बारे में आपको पहले लिखना होगा। शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले उनके जीवन परिचय में मौर्य वंश की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो के लास्ट में देखिएगा, नंद वंश का शासक था मगध में, आखिर में। तो मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए मगध में सबसे पहले नंद वंश का शासन को खत्म करना होगा, क्योंकि उसी का शासन था मौर्य वंश से पहले। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, यानी नंद वंश का स्थापना किसने किया था? महापद्मनंद। और वहां पर मौर्य शासन से पहले धनानंद राज्य कर रहा था। नंद वंश का यह आखिरी राजा था। देखिए, ये जो आखिरी राजा था ना, महामूर्ख, महाभकलोल राजा था। इससे बेवकूफ़ राजा नहीं था, साथ ही साथ अय्याशी भी बहुत ज़्यादा करता था, शराब पीकर धुत रहता था। यहाँ तक कि उसकी जो बेटी थी वह भी अपने बाप को लेकर बहुत ही भला बुरा कहती थी, या फिर अपने मन में सोचती थी कि मैं किस पिता की बेटी हूँ जो हमेशा नशे में धुत रहता है। और साथ ही साथ धनानंद के जो प्रजा वाले थे वो भी कहीं ना कहीं इस मूर्ख राजा के कारण असंतुष्ट थे। वो हमेशा चाहते थे कि ऐसा राजा बिल्कुल नहीं रहे, कोई दूसरा यहाँ पर राज्य करे कि हमें इस राज्य से छुटकारा मिल सके और हमारा राज्य आगे विकास कर सके। धनानंद ने कौटिल्य का मजाक बनाकर अपमान किया था। कौटिल्य यानी चाणक्य धनानंद के राज्य में ही रहता था, ठीक है। महान अर्थशास्त्री था, महान व्यक्ति था, महान पंडित था, ठीक है। इनके जैसा दिमाग, बुद्धि और तेज तरार कोई भी नहीं था इस शासनकाल में, ठीक है। इसकी बहुत सारी किताबें निकली है, उन किताबों को अगर आप पढ़िएगा तो लाइफ में जरूर सक्सेस कीजिएगा। खैर, जो भी है, धनानंद ने कौटिल्य को मजाक बनाकर अपमान किया था। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना का परिचय में आप लोग क्या लिखिएगा कि भाई मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था और उसी का शासन चल रहा था मगध में। धनानंद ने कौटिल्य का मजाक बनाकर अपमान किया था और धनानंद क्या किया था? कौटिल्य का मजाक बनाया था। और इसी का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद ली और धनानंद को पराजित किया, हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर इतिहासकारों के विभिन्न अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। कई विद्वान कहते हैं इनको कि ये क्षत्रिय थे, तो कुछ का मानना है कि ये शूद्र थे, यानी छोटी जाति के थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अलग अलग स्रोत भी है, जैसे जैन और बौद्ध साहित्य जो स्रोत है, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उनकी जो किताबें हैं उनमें बताया गया कि ये क्षत्रिय थे, जबकि जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया गया और साथ ही साथ पुराण में भी ये उल्लेख है कि वह शूद्र थे। तो इस तरीके से अलग अलग स्रोतों में अलग अलग उनका वर्णन किया गया कि वो किस जाति के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में बचपन से ही भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्ष्य विद्वान थे। यानी आपको यहाँ पर लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही बहुत ही बुद्धिजीवी और राजाओं के गुण थे, एक महान राजाओं के विद्यमान गुण थे। लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण एक गौ पालक ने किया। बचपन में ही चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर उसका पालन पोषण एक गौ पालक यानी जो गाय को पालते हैं उन्होंने किया था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ राजा की भूमिका अदा कर रहे थे, यानी बचपन का टाइम था। बचपन में क्या करते लोग? खिलौने से खेलते हैं और हमेशा बच्चे क्या खेल खेलते हैं? जो अपने बड़ों को देखते हैं उसी को ही ना खेल में खेलते हैं, खाना बनाते हैं छोटे छोटे खिलौनों में, या फिर जिस तरीके से बड़े करते हैं कि वो घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं उस तरीके से खेलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब चाणक्य गुजर रहे थे तो चंद्रगुप्त को देखते हैं कि वह किसी दूसरे बच्चे के साथ, जैसे कि वह खुद को मान रहा था कि वह एक राजा है और दूसरे बच्चों को बोल रहा था, आदेश दे रहा था कि तुम मेरा सेनापति रहोगे, तुम ये काम करोगे। तो इस खेल को देखकर चाणक्य वहां से गुजर रहे थे और ये सारी घटना देखकर उन्होंने बालक की प्रतिभा को पहचाना और उनकी क्वालिटी को देखकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए।
चाणक्य ने इस बालक को विद्या दी, पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल भी सिखाया, यानी युद्ध किस तरीके से की जाती है, युद्ध में क्या क्या कौशल होते हैं, क्या क्या विद्या होती है, उसमें किस टाइप से विद्या दी जाती है, जिस तरीके से एक महान राजा युद्ध में किसी को भी पराजित कर सकता है, वो सारी विद्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी। इसके बाद नंद शासक से देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया पूरी तरीके से, मानसिक तौर से भी शारीरिक तौर से भी। नंद शासक को आखिर क्यों हराना चाहता था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बहुत सारा रीज़न है। एक तो उनका मजाक बनाया था चाणक्य का, और देखिए इसके अलावा बहुत सारे कारण है कि प्रजा से बलपूर्वक कर वसूली करता था कौन, नंद शासक। ये प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, जनता इन्हें घृणा की नज़र से देखती थी, जनता भी इससे नाखुश थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश भारत सिकंदर के सामने घुटने टेक चुका था और इतना खराब राजा था, इतना बकलोल राजा था, ये सिर्फ अपने जनता के सामने अपनी ताकत को उजागर करता था, अपनी ताकत को दिखाता था कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए। जबकि जैसे ही सिकंदर जैसा आक्रमण इसके राज्य में आता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आता है, तो यह कुछ नहीं कर पाता और सिकंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करके कब्जा कर लेता है। तो इस हालात के कारण कहीं ना कहीं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इस राजा को पराजित करना चाह रहे थे और इससे शासन व्यवस्था को छीनना चाह रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का दो ही लक्ष्य था, पहला विदेशी ताकत से देश को मुक्त करना, साथ ही साथ नंद का विनाश करना। यहाँ से हम लोग समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, एक एक करके समझेंगे पॉइंट वाइज। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉपी भरने के लिए ऊपर में लिखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल सेना नायक व वीर योद्धा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों का एक ही प्रमुख उद्देश्य नंद वंश का विनाश करना और राज्य सिंहासन अधिकार करना था। चंद्रगुप्त का विजय क्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त ने किस तरीके से मगध को हासिल किया, यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 1 पर आपका मगध पर प्रथम आक्रमण। देखिए जिस तरीके से आप एक बार एग्जाम की तैयारी करते हो और एक बार में सफल नहीं हो पाते हो अच्छी तरीके से, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो वो भी असफल हो जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सेना के साथ सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से समझिएगा, मगध क्या था, पूरे भारत में जो नंद शासक का कब्जा था, मगध सबसे केंद्र शासित राज्य था, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेना भी मजबूत थी, पर हर एक तरीके से मगध शक्तिशाली था। ये चीज़ मैंने आपको मगध के उत्कर्ष में बताया था कि मगध कितना शक्तिशाली है, इसका अलग अलग कारण है। तो इस तरीके से मगध में आक्रमण करना कहीं ना कहीं एक मूर्खता थी, ठीक है, मूर्खता तो नहीं बोला जाए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मूर्ख नहीं थे, वो एक भूल हो सकती है और उस भूल से कहीं ना कहीं सीख हासिल करके फिर अलग अलग रणनीति अपनाकर अलग अलग तरीकों से आक्रमण किए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सीधे वह मगध पर आक्रमण कर दिए, परंतु इससे पहले कि वे नंद साम्राज्य की थोड़ी सी क्षति पहुंचा पाते, वहां के लोग और नंद वंश के विशाल सेना ने चंद्रगुप्त सेना को नष्ट कर दिया। यानी मगध में आक्रमण जैसे ही किया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना थे वो नष्ट हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी और भागने के बाद वह पंजाब व सिंध में पहुंच गए, ठीक है, पंजाब व सिंध के इलाके में पहुंच गए। और आपको एक कहानी के तौर पर बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ किसी स्रोत से ही पता चला है। मगध में जैसे ही आक्रमण किए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जब वह भाग रहे थे तो इसी क्रम में कई दिनों तक किसी दूसरे घर में वह छुपते रहे। तो जिस घर में चंद्रगुप्त मौर्य छुपा हुआ था वहां पर एक माँ जो थी वह रोटी पका रही थी और उस माँ का एक छोटा सा बच्चा था, वह रोटी को लेकर वह उसको टुकड़ा कर रहा था। तो उस समय बीच से वह टुकड़ा कर दिया या फिर इस बीच से ही वह उंगली डाल दिया, जिस कारण से रोटी का जो गर्म गैस था रोटी के अंदर, उससे उसका हाथ जल गया और उससे रोने लगा। तभी गुस्से से उसकी माँ बोलती है, तुम चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा क्यों बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, रोटी को बीच से नहीं खाया जाता है, किनारे किनारे से खाया जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में एक बहुत घमासान रणनीति चली, वाकई में हमने गलती किया था मगध पर आक्रमण करके, हमें सबसे पहले किनारे किनारे वाले छोटे छोटे राज्यों को आक्रमण करके जीत हासिल करना होगा, अभी हम पूरे राज्य पर कब्जा कर पाएंगे और मगध पर भी आक्रमण करके विजय हासिल कर पाएंगे। तो ये घटना थी, ये घटना भी आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद वह पंजाब और सिंध में गए और वहां पर देखिए कैसे विजय हासिल किए। चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से भागकर पंजाब व सिंध आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सिकंदर के शासित क्षेत्र की जनता को उनके खिलाफ भड़काया, यानी पंजाब व सिंध में सिकंदर कब्जा कर लिया था। और सिकंदर जो है वो कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति है, वो बाहर से आकर यहाँ पर कब्जा किया आक्रमण करके, तो उसके खिलाफ भड़काना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं था। उसके खिलाफ जनता को भड़काया सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने और विद्रोह कर दिया वहीं के जनता के साथ मिलकर, और इनका लाभ
उठाकर, वहाँ की जनता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सेना इकट्ठा की, अलग अलग जगहों पर वह सेना का निर्माण किया, सेना की टुकड़ियों का निर्माण किया और सिकंदर के प्रतिनिधियों यानी सिकंदर के जो भी अधिकारी होंगे उन सभी अधिकारियों को, प्रतिनिधियों की हत्या कर दिए और पंजाब व सिंध पर अपना शासन व्यवस्थित यानी स्थापित कर लिए। इस तरीके से पंजाब में वह विजय हासिल किए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, मगध पर दूसरा आक्रमण। इन सेनाओं का इस्तेमाल करके अब वह पूरे तरीके से मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पंजाब व सिंध क्षेत्र आ गया था, इसलिए उसके पास धन का स्रोत बन गया था। साथ ही साथ उसके पास धन वगैरह यानी पैसे वगैरह भी आ चुके थे, जिससे सेना इकट्ठा करने में आसानी हुई। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने विजय अभियान मगध के छोटे छोटे क्षेत्र पर कब्जा करता चला गया। धीरे धीरे, मैंने क्या बताया था, मगध में डायरेक्ट ही कब्जा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये अगर मगध है तो इसके छोटे छोटे जो किनारे किनारे जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करने लगे। ठीक है, इसके साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को और बेहतर करने लगे, करता चला गया और अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य फिर से मगध पर आक्रमण करके विजय हासिल किए। इसी तरीके से सेम एक स्ट्रगल किए हुए विद्यार्थियों का भी हाल होता है। अगर विद्यार्थी एक बार में असफल होते हैं, दूसरी बार में असफल होते हैं, तीसरी बार में भी अगर असफल होते हैं तो चौथी बार में जरूर वो सफल होंगे। आपको ये काम करना होगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो किस जगह हम गलती कर रहे हैं। अगर आप उस गलती को ढूंढ लिए, पहचान लिए तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब जरूर हो जाइएगा। चलिए, इसके बाद मगध पर कब्जा कर लिए, लेकिन मगध पर कब्जा करने से नहीं था। आपको पता है कि सिकंदर का सेनापति भी कहीं ना कहीं भारत पर काबिज था, तो उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी था, बाहरी आक्रमणकारियों को भी हटाना था। तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, इससे भी युद्ध हुआ था। मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया था, जिसके बाद उसने उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की जहां पर सिकंदर का अधिकार था। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसी दौरान सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और सेल्यूकस भी सिकंदर के समान एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद आज़ाद हुए क्षेत्र को फिर से अपने अधीन करने की कोशिश में सफल रहा। यानी सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके मृत्यु के बाद कुछ क्षेत्र आज़ाद हो चुका था भारत का, लेकिन फिर उसको सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस था वह उसको कब्जा कर लिया। ऐसे में सेल्यूकस की सीमाएं जो थी वह बढ़ने लगी और इसके बाद चंद्रगुप्त की सीमा तथा सेल्यूकस की सीमा के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। समझिए कि इधर ध्यान से समझिए, जैसे इधर से अफगानिस्तान से सेल्यूकस, ठीक है, यानी सिकंदर आया और यहाँ से फिर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस आया और इधर से यहाँ पर अगर मगध है तो यहाँ पर से आपका चंद्रगुप्त मौर्य विजय हासिल करके इधर से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं बॉर्डर, एक सीमा आ गया, यानी इधर से सेल्यूकस, इधर से आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से दोनों के बीच में सीमाएं आई और दोनों में टकराव उत्पन्न होने लगा, जिसके बाद दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो सेल्यूकस हार गया। आगे देखिए कुछ अन्य उपलब्धियां भी है। इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावा और भी बड़े बड़े अभियानों में हिस्सा लिया था। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था। देखिए जो मगध है ना, मगध जो क्षेत्र है वो बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र है। तो ये जो बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहीं ना कहीं उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत के अलावे दक्षिणी भारत में भी अपना साम्राज्य को विस्तार किया। तो ये भी एक अन्य उपलब्धियों में आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त के मौर्य के उपलब्धियों के बारे में। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था और उसने अपने शासनकाल को इस प्रकार से चलाया था कि सभी लोगों का लोकप्रिय बन गया था। यानी वह एक कुर राजा नहीं था, वह जनता के विरोध नहीं सोचता था। चंद्रगुप्त मौर्य वह जनता के भले के लिए सारा कुछ सोचता था, इसलिए वह जनता के लिए लोकप्रिय हो गया था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं एक शक्तिशाली साम्राज्य चलाया। तो इस तरीके से इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके जीवन काल के बारे में, इनके वंश की स्थापना के बारे में आप लिख सकते हो। अगर इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।